अमृतसर 1919 एक ऐसा पल जिसने औपनिवेशिक शासन की क्रूरता को उजागर कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल हिंसा का कृत्य नहीं था, बल्कि ताकत का ठंडे दिल से किया गया प्रदर्शन था। 10,000 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे शांति से इकट्ठा हुए थे, यह जाने बिना कि उनके जीवन को तबाह कर दिया जाएगा। बिना चेतावनी के गोलियां बरसाई गईं, उम्मीद की जगह को खून से लथपथ कर दिया। जनरल डायर के निर्दयी आदेशों ने परिवारों को तोड़ दिया और पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। यह केवल एक हत्याकांड नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को जगा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। 1919 तक भारत लगभग 6 दशकों से क्रूर ब्रिटिश शासन का बोझ सह रहा था, जो 1857 के विद्रोह को बर्बरता पूर्वक कुचलने के बाद और भी कठोर हो गया था। जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता था, वह वास्तव में एक ऐसा देश था जिसे उसकी दौलत के लिए लूटा जा रहा था, जबकि वहां के लोगों को दबाया, चुप कराया और दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था। उपनिवेशवादी निर्दयता के निशान बहुत गहरे थे और पूरे देश में आक्रोश धीरे धीरे सुलग रहा था। इसी समय 1919 का रॉलेट एक्ट आया, कठोर कानून जिसका मकसद विरोध को कुचलना था। इसने ब्रिटिश हुकूमत को बिना मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया, ताकि वे विरोध की आवाज उठाने से पहले ही दबा दिए जाएं। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, क्योंकि इसने उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों और सम्मान से वंचित कर दिया था। जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, शहरों से लेकर गांवों तक, और लोग इस तानाशाही कानून के खिलाफ न्याय और आजादी की मांग करने लगे। पंजाब में असंतोष चरम पर पहुंच गया। अमृतसर विरोध का केंद्र बन गया, जब ब्रिटिशों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के आयोजन में शामिल 2 सम्मानित नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों में भारी रोष भर दिया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। ब्रिटिश फौज ने बेरहमी से जवाब दिया और हर विरोध को बगावत ठहराया। टकराव का मंच सज चुका था, एक ऐसा पल जो उपनिवेशवादी दमन का असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने वाला था। 13 अप्रैल 1919 उत्सव का दिन अचानक ही भयावह दिन में बदल गया। यह बैसाखी का पवित्र त्योहार था और 10,000 से भी ज्यादा लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। परिवार, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ऑल वहां मौजूद थे, कुछ त्योहार मनाने तो कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। वे अन्याय के सामने एकजुट होकर आशा की खोज में आए थे, अनजान थे कि उनका यह जमावड़ा जल्द ही एक भीषण हत्याकांड में बदल जाएगा। ऊंची 4 दीवारियों से घिरा जलियांवाला बाग, जो कभी शांत स्थान था, उस दिन एक जाल साबित हुआ। जनरल रेजिनाल्ड डायर उपनिवेशवादी घमंड की मूर्ति बनकर सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने भीड़ को कोई चेतावनी दिए बिना किसी कोशिश के उन्हें तितर-बितर करने की, सीधे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवा को चीर कर रख दिया। निहत्थे लोग इधर उधर भागे, पर बाहर जाने के रास्ते डायर के सैनिकों ने रोक रखे थे। वहां से बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। लोग वहीं ढेर होते गए। कुछ ने जान बचाने की आखिरी कोशिश में बाग के कुएं में छलांग लगा दी, मगर वह कुआं भी उनकी कब्र बन गया। गोलियां 10 दर्दनाक मिनट तक बरसती रहीं और करीब 1650 राउंड दागे गए। जब धुआं छंटा, जमीन पर मासूमों की लाशें बिखरी पड़ी थी। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी। डायर का यह कृत्य सैनिक का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो डर फैलाकर विरोध दबाना चाहता था। 10 भयानक मिनटों तक जलियांवाला बाग चीख पुकार, भगदड़ और मौत के मंजर में डूबा रहा। गोलियां निहत्थे लोगों पर लगातार बरसती रहीं। सैनिकों ने उन पर भी निशाना साधा जो भागने की कोशिश कर रहे थे। भय से कांपते लोगों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन वहां बचने का कोई रास्ता न था। कई लोग बीच में स्थित कुएं में कूद गए, पर वह भी उनकी मौत का कारण बन गया। अनेक बेजुबान शरीर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। इस क्रूरता की पराकाष्ठा थी। ब्रिटिश हुकूमत के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 369 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, लेकिन भारतीय अनुमानों ने कहीं अधिक भयंकर तस्वीर पेश की। 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में महिलाएं अपने बच्चों को बाहों में समेटे थीं, बुजुर्ग जो भागने में असमर्थ थे,
और युवा जिनकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। शाम ढलने के बाद भी भयावहता खत्म नहीं हुई। जनरल डायर ने डॉक्टर या किसी भी चिकित्सीय सहायता का इंतजाम नहीं किया। घायलों को वहीं तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया। परिवार के लोग अगली सुबह अपने प्रियजनों को ढूंढने पहुंचे तो उन्हें लाशों के ढेर और मौत की गंध के अलावा कुछ नहीं मिला। यह महज एक हत्याकांड नहीं था, यह अकल्पनीय पैमाने पर हुई बर्बरता थी। जनरल डायर ने न सिर्फ गोलियां चलाई थीं, बल्कि डर और शोक की एक ऐसी लहर पैदा की थी जो आने वाली पीढ़ियों तक भारत का पीछा करने वाली थी। जलियांवाला बाग की भयावहता राष्ट्र की आत्मा पर गहरे घाव बनकर दर्ज हो गई। भारत के इतिहास के इस काले अध्याय के जिम्मेदार जनरल रेजिनाल्ड डायर को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने अमानवीय कृत्य को उचित ठहराते हुए कहा, मैं नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था, मैं व्यापक संदेश देना चाहता था। उसके लिए यह हत्याकांड कोई त्रासदी नहीं, बल्कि विरोध के स्वर दबाने का सुनियोजित तरीका था। हंटर कमीशन के सामने उसके बयान ने उसकी निसंकोच सोच को उजागर कर दिया, जिसने भारतीयों के गुस्से को और भड़का दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया बेहद बांटने वाली रही। कुछ अधिकारियों ने डायर की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा हिंसक बताया, लेकिन ब्रिटेन के कई रूढ़िवादी लोग उसे सावियर ऑफ द एम्पायर मान बैठे। लंदन के मॉर्निंग पोस्ट जैसे प्रमुख अखबार ने डायर के लिए फंड इकट्ठा किया, जिसमें लगभग 26,000 पाउंड जमा हुए, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। इतनी बड़ी धनराशि देकर डायर को पुरस्कृत किया जाना नस्लीय भेदभाव को उजागर करता था, जो उपनिवेशवादी शासन की जड़ में था। भारत के लिए यह प्रतिक्रिया मानो उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसी थी। इस हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी रोष पैदा कर दिया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं को इससे नई ऊर्जा मिली और जलियांवाला बाग की त्रासदी आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। पूरे देश में यह एहसास गहरा गया कि ब्रिटिश हुकूमत शासन नहीं, अत्याचार कर रही है। जलियांवाला बाग में बही निर्दोषों की लहूधारा ने उस विरोध की ज्वाला को भड़का दिया, जिसने आखिरकार साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड महज एक दुखद घटना ही नहीं थी, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई का एक अहम मोड़ भी था। इस भीषण अत्याचार की वजह से भारतीयों को यह साफ दिखने लगा कि ब्रिटिश शासन में न्याय और इंसाफ की उम्मीद बेमानी थी। इस घटना ने क्षेत्र, धर्म और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए पूरे देश को ब्रिटिश दमन के विरोध में एकजुट कर दिया। इसी हत्याकांड ने भारतीय जनमानस में यह पक्की धारणा जगा दी कि अब सुधारों की नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़नी होगी। महात्मा गांधी के लिए यह घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। पहले वह ब्रिटिश शासन के सहयोगी रहे थे, लेकिन इस हत्याकांड ने उन्हें उसका कटु विरोधी बना दिया। इसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, एक व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला देना था। दुनिया भर में इस हत्याकांड की आलोचना हुई। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेता और विचारकों, जिनमें ब्रिटिश उदारवादी भी शामिल थे, ने इसे आक्रोश भरी नजर से देखा। तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने भी इसे भयंकर कृत्य कहा, लेकिन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों में फर्क बहुत कम आया। इस घटना ने ब्रिटिश छवि को दागदार कर दिया और उसके औपनिवेशिक रवैये को उजागर कर दिया। जलियांवाला बाग की विरासत दमन की भयावह कीमत और न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों की दृढ़ता का सबक है। उसी दिन वहां लहू आजादी के बीज सींच गया। आज का जलियांवाला बाग अमृतसर में एक शांत स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां इतिहास की गूंज कभी मद्धम नहीं पड़ती। दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान मौजूद हैं और वह कुआं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान बचाने की आखिरी उम्मीद में छलांग लगाई थी, उन डरावनी यादों को जगाता रहता है। यह जगह उपनिवेशवादी शासन की क्रूरता और उसे सहने वालों की दृढ़ता दोनों की गवाह है। लेकिन एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इंसाफ अधूरा लगता है। भारतीय नेताओं और प्रवासी भारतीयों द्वारा बार बार मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अब तक आधिकारिक माफी नहीं मांगी है। 2019 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने गहरा खेद जाहिर किया।
लेकिन इसे पूरी जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश ही माना गया। इस तरह के अधूरे प्रयासों ने उस राष्ट्र के घाव और गहरे कर दिए हैं जो अब भी अपने उपनिवेशवादी अतीत से जूझ रहा है। यह हत्याकांड मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भारत की अटूट ताकत और अन्याय के भयंकर परिणामों का प्रतीक है। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाईं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अत्याचार दोबारा न हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल हिंसा की एक घटना नहीं, इट वॉज बिट्रेयल ऑफ ह्यूमैनिटी। वहाँ बहा खून आजादी की कीमत और दमन के दानव का चेहरा दिखाता है। जैसे जैसे हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, हमें यह सबक कभी नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास हमें क्या सिखाता है।